अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज हम जून 2021 का पेपर 11 सॉल्व करेंगे। पेपर 1 वेरिएंट 1। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पेपर भी है और इसका थ्रेशोल्ड भी लो था, और इस पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है। तो लेट्स स्टार्ट। द स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ अ वर्कफोर्स ऑफ अ बिजनेस हैज इंक्रीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड. The owner of the business wants to record a value for this in the financial statements. The accountant advises against this data. Which accounting concept is the accountant applying? तो इसका आंसर मनी मेजरमेंट है, क्योंकि देखिए स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ मनी मेजरेबल नहीं है। तो अकाउंटिंग में वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है विच कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी और विच एटलीस्ट हैव अ मॉनेटरी और फाइनेंशियल वैल्यू. On 1 January 2020, Merrick bought some machinery. He paid a total of 50,000. Of this, 6,000 was for the maintenance of machinery until 31st December 2022. तो 1 जनवरी को टोटल मशीनरी के लिए 50,000 पेमेंट की है, जिसमें से 6,000 उसके मेंटेनेंस के. Merrick depreciated machinery at the rate of 10% per annum. How was the expenditure recorded in Merrick's financial statements for the year ended 31st December 2020? तो इसमें देखिए डेट्स पे फोकस इंपॉर्टेंट है. तो उसने आपसे 2022 को नहीं, उसने आपसे 2020 ही की वैल्यूज पूछी है सर्टेन. तो मशीन कॉस्ट हो जाएगी 50 माइनस 6, 44,000. और डेप्रिसिएशन है तो आपको बस 44,000 पे कैलकुलेट होगा. तो दिस विल बी 4400. और 2020 इसका फर्स्ट ईयर है, तो उसमें ये एक साल की डेप्रिसिएशन, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हो जाएगी. तो अगर मैं 44,000 में से 4400 माइनस कर दूं तो 2020 की नेटबुक वैल्यू आ जाएगी. तो यह है 39,600. तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी या डी तो आंसर नहीं होंगे, ऑप्शन ए या बी में से आंसर होगा. अच्छा, 6,000 देखिए मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस जो है वो एक्सपेंस होता है, और उसने 2020 में टिल 2022 मेंटेनेंस के लिए पे कर दिया. इसका मतलब 3 इयर्स की एक साथ एडवांस में पेमेंट कर दी. और यहाँ अकाउंटिंग हम 2020 की कर रहे हैं, तो 2020 में इसने सिर्फ एक साल की मेंटेनेंस सर्विस अवेल की होगी. तो 6,000 में से जो 1 ईयर का अमाउंट है वो एक्सपेंस पे कन्वर्ट हो गया होगा. और 2 इयर्स की जो 2021 और 2022 की जो मेंटेनेंस की अमाउंट है वो हमने एडवांस पे पे कर दी है, वो स्टिल फैसिलिटी सर्विस हमारी रिसीवेबल है, तो वो प्रीपेड मेंटेनेंस हो जाएगी. तो पूरे 3 साल की पेमेंट 6,000 है, अगर मैं इसको डिवाइड बाई 3 कर दूँ तो 1 ईयर की पेमेंट आ जाएगी. तो ये है 2,000. 2,000 पर ईयर. तो मैं प्रीपेड मेंटेनेंस निकाल लूंगा, क्योंकि 2 साल का स्टिल रिसीवेबल है. तो 6 - 2, 4,000. और टोटल जो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस जाएगा, तो एक तो देखिए आपका 4400 का डेप्रिसिएशन है और 2,000 का मेंटेनेंस है. 4400 प्लस 2,000, तो ये हो जाएगा 6,400. तो करेंट एसेट 4,000 के होंगे, और 6,400 का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस होगा. विच स्टेटमेंट्स अबाउट डेप्रिसिएशन आर करेक्ट? इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ द मैचिंग concept. इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ अ नॉन करेंट एसेट. मैचिंग कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन तो है ये. इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ अ नॉन करेंट एसेट. नहीं, टू इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो देखिए आपके तीन आंसर्स तो ऑप्शन टू के बेसिस में एलिमिनेट हो गए, तो बचा ही सिर्फ सी. इट स्प्रेड्स द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ. तो 1 और 3 आंसर है. मैचिंग कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन इस तरह होता है कि जिस ईयर नॉन करेंट एसेट को इकोनॉमिक बेनिफिट या बेनिफिट जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, उसी साल उससे उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी चार्ज करेंगे, विच इज डेप्रिसिएशन.
An item of revenue expenditure is strongly treated as capital expenditure. What is the effect of this error? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन करंट एसेट होता है. तो उसने अफेक्ट ऑफ दिस एरर पूछा है, अफेक्ट ऑफ करेक्टिंग द एरर नहीं पूछा है. तो इसमें होगा ये कि एक्सपेंस को अगर एनसीए ट्रीट कर दिया तो एक्सपेंस तो अंडर स्टेटेड हो जाएगा, उसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो ओवर स्टेट हो जाएगा. और अगर एक्सपेंस को एनसीए ट्रीट कर लिया तो एनसीए आपका इंक्रीज हो जाएगा. तो नॉन करंट एसेट भी ओवर स्टेट होगा, प्रॉफिट भी ओवर स्टेट होगा. When preparing a bank reconciliation statement, the following information is available. Balance shown by the cash book 20,000 debit, unpresented checks, uncleared bankings, standing order shown on the bank statement not entered in the cash book. तो स्टैंडिंग ऑर्डर जो पेमेंट फैसिलिटी होती है, स्टैंडिंग ऑर्डर डायरेक्ट डेबिट, तो अगर हमें फिक्स अमाउंट्स की पेमेंट रेगुलर बेसिस पे करनी है तो उसके लिए हम बैंक से स्टैंडिंग ऑर्डर की फैसिलिटी या सर्विस अवेल कर सकते हैं. उसके अगेंस्ट बैंक जो अपना चार्ज करता है सर्विस का. तो अगर आपको ये भी पता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट होती है, डायरेक्ट डेबिट भी पेमेंट को रिप्रेजेंट करती है, तो दैट इज ऑल्सो गुड इनफ टू सॉल्व एमसीक्यूज. अब पूछ रहा है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस. ये प्रीवियस पेपर्स में बता चुका हूँ कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, इसका मतलब बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बिफोर करेक्शन ऑफ एरर्स. तो पहले हम कैश बुक का करेक्टेड बैलेंस इसमें निकाल लेंगे. सो एक ट्रांजेक्शन इसलिए मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, वरना अगर मल्टीपल एडजस्टमेंट्स हो तो बेहतर है टी अकाउंट से करें. तो ये हो गया 19,700. अब मैं एक रफ बीआरएस बना सकता हूँ जिसमें मुझे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं पता. अच्छा, अनप्रेजेंटेड चेक्स जो है वो बैंक स्टेटमेंट से माइनस होता है, और अनक्रेडिटेड चेक्स जो है वो अनक्रेडिटेड बैंकिंग जो है वो ऐड होता है. तो पर फाइनल बैलेंस जो है वो कैश बुक के करेक्टेड बैलेंस के इक्वल आ जाता है, बैलेंस एज पर कैश बुक. क्योंकि ये पर्पस भी होता है बीआरएस का कि हम जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है उसको करेक्ट करके कैश बुक के करेक्टेड बैलेंस के इक्वल कर देते हैं. तो कैश बुक का करेक्टेड बैलेंस 19,700 है. अब अगर मैं इस पर रिवर्स पे चल दूं तो मैं बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकाल सकता हूँ. तो 90,000 माइनस 1,400 प्लस 2,500, तो ये आ गया 20,800. तो अब हम सिक्स करें. सिक्स है, why does a business big keep both a sales ledger control account and an individual sales ledger accounts for credit customers? सेल्स जर्नल की एक्यूरेसी बिल्कुल चेक कर सकते हो, दोनों सेल्स जर्नल से कंपेयर किए जाएंगे. टू चेक एक्यूरेसी, हाँ, कंट्रोल अकाउंट्स के जरिए हम इंडिविजुअल सेल्स लेजर अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं. तो 1 भी होगा, 2 भी होगा. टू इंश्योर पेमेंट्स हैव बीन रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, ये तो बिजनेस की क्रेडिट पीरियड पे और पॉलिसी पे डिपेंड करता है. ये दो सेल्स एसएलसी बना के और सेल्स लेजर अकाउंट्स बना के हम पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते कस्टमर से जल्दी. टू मॉनिटर वेदर कस्टमर्स हैव एक्सीडेड द क्रेडिट लिमिट्स, तो ये जो 0.4 है ना, इसमें हम तो हम क्रेडिट पीरियड को ना उसको कंपेयर करेंगे कि जो कस्टमर ने जो जिन डेट्स पे हमने रिसीव किया उनसे, बजाय कि कंट्री अकाउंट बनाने से हम इसको चेक नहीं कर सकते कि उन्होंने क्रेडिट लिमिट एक्सीड किया नहीं किया. तो 3 और 4 बिल्कुल ही स्टूपिड पॉइंट्स हैं. तो पॉइंट 3 के ही बेसिस में अगर आप देखें तो आपके 3 आंसर्स एलिमिनेट हो गए, तो बचा ही सिर्फ बी. तो 1 और 2 बेनिफिट यूजेस होते.
A businessman suspects some of his inventory has been stolen. The following information is available. Sales revenue purchases, ये opening inventory है, ये closing inventory होगी. All goods are marked up at a rate of 33 1/3%. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने मिक्स नंबर में मार्कअप दिया है. What was the value of inventory stolen? तो हमें मसला क्या कहते हैं कि 33 1/3% ना, 1/3 को अगर आप नंबर्स पे चेंज करके लेंगे तो वो फिर डेसिमल्स पे वैल्यू आएगी. तो उससे अनोइंग हो जाएगा ये एमसीक्यू करना, और उस पर आपसे सिली मिस्टेक भी हो सकती है. वेरेस अगर कैलकुलेटर में आप डायरेक्टली मिक्स नंबर को एंटर कर सकते हैं ना, और एक्चुअली कैलकुलेटर में पॉसिबल है ये करना, तो आप एक्यूरेट आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखिए अब मसला ही कॉस्ट ऑफ सेल्स होता तो उसके जरिए मैं इजीली ये इन्वेंट्री लॉस निकाल लेता, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स तो दिया हुआ नहीं है. और मार्कअप की प्रॉब्लम क्या है, वो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है. तो ना ही अभी मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, ना मेरे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो मार्कअप भी इसका वाला यूजलेस है. लेकिन मुझे सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको मार्जिन में चेंज कर लूँ तो फिर मैं मार्जिन के जरिए कुछ कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो ये देखिए ये इसको बेहतर आप एग्जैक्टली इसे परसेंटेज नंबर एग्जैक्टली इसको ऐसे ही लो, परसेंटेज लगा दे इसके साथ. और यूजुअली तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जैसे अगर 25% होता तो मैं कहता कि आप 0.25 दे दें, और फिर डिनोमिनेटर में इंस्टेड ऑफ 100% 1 आता है, 1 + 0.25. लेकिन यहाँ बेहतर है कि इसको आप परसेंटेजेस में ही लें. तो परसेंटेज में मैंने लिया पर 33 1/3%, तो डिनोमिनेटर मुझे 100 + 33 1/3% करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100. तो आपको करना ही देखिए, अगर आप शिफ्ट ये पहले तो एक फ्रैक्शन एंटर कर लें, और फिर आप शिफ्ट प्लस फ्रैक्शन का बटन दबाएंगे तो आपको मिक्स नंबर एंटर करना अलाउ करेगा कैलकुलेटर में. 33 1/3, उसके बाद डिनोमिनेटर में हो जाएगा 100% प्लस दोबारा शिफ्ट और ये फ्रैक्शन दबाए तो आपको मिक्स नंबर का ऑप्शन आ जाएगा. 33 1/3 परसेंट. तो देखिए मेरा सीधा सीधा मार्जिन आ गया, और मार्जिन जो है मार्कअप से लेसर होता है, छोटा होता है. तो आप देख सकते हैं मार्जिन जो मार्कअप से कम आ रहा है, इसका मतलब मैंने कन्वर्जन सही की है. 0.25 या 25%. अब 45,600 को अगर मैं 25% से कर दूं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. तो 11,400 ग्रॉस प्रॉफिट है. अब ये तो आपको पता ही होगा कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल से ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है. रेवेन्यू 45,600 है, कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे पता नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट 11,400 है. तो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है, तो ये 45,600 माइनस 11,400 हो जाएगा. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है 34,200. अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की हम एक वर्किंग कर सकते हैं. तो उस पर पहले तो ओपनिंग इन्वेंट्री आएगा 8300, और परचेजेस आएंगी 33,600, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होगी 4500, और इन्वेंट्री लॉस मुझे पता नहीं है. ये सब हमने किया होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा आ गया होगा 34,200. तो अभी हो जाएगा 34,200. रिवर्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड हो जाएगी, परचेजेस माइनस होगी, और ओपनिंग इन्वेंट्री भी माइनस होगी. तो मेरा -3200 आ रहा है इन्वेंट्री लॉस. At the end of the year, Barak's draft account showed a capital account balance of 4,300. His drawings account included a debit entry of 150 for goods taken for his own use. Barak realized that this entry had been recorded in error at selling price rather than the cost price.
he sells goods with a markup of 50%. What is the correct closing capital account balance? अच्छा, अगर ड्राइंग्स मेरा ओवर स्टेटेड है क्योंकि उसे मैंने सेलिंग प्राइस पे लिया इंस्टेड ऑफ कॉस्ट, तो देखिए अगर ड्राइंग्स ओवर स्टेटेड है तो ज़्यादा ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होंगी, तो कैपिटल जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अंडर स्टेट हो गया होगा। तो पहले जो हमने गुड्स की ड्राइंग की, इसकी हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर 150 को मैं, क्योंकि देखिए मार्कअप 50% है, मार्कअप कॉस्ट पे लगता है, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है दैट इज द 150% ऑफ कॉस्ट, तो इसको अगर हम 150% से डिवाइड कर दे तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी। क्योंकि गुड्स को यूजुअली हम कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, सेलिंग प्राइस पे तभी करेंगे अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट से लोअर है। तो ये कॉस्ट आ गई 100, तो उसका मतलब ड्राइंग मेरी 50 से ओवर स्टेटेड है। तो अब अगर मैं 4300 में 50 ऐड कर दूं तो अपेरेंटली मेरा करेक्ट आंसर 4350 आ जाना चाहिए, बट डी इज नॉट द आंसर। तो एट टाइम्स हम लोग तो यहीं तक सोचते हैं, लेकिन देखिए आप लोग एक बात ये भी सोचे कि इससे गुड्स की जो ड्राइंग्स है वो उसने वहां परचेज में से माइनस की होगी, तो गुड्स की ड्राइंग क्योंकि परचेज में से माइनस होती है, तो अब अगर वो ओवर स्टेटेड थी गुड्स की ड्राइंग तो उससे कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज हो गई होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज हो गई होगी तो प्रॉफिट ओवर स्टेट हो गया होगा इसका। तो इसका ना इसी 50 से मेरा प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड है, तो अब मुझे अपने प्रॉफिट को डिक्रीज करना पड़ेगा 50 से। तो ये 50 जो एडजस्टमेंट है ड्राइंग ओवर स्टेटेड के लिए, और ये दोबारा जो 50 की एडजस्टमेंट है ये प्रॉफिट ओवर स्टेटेड के लिए। तो ये 50 प्लस 50 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो मेरा वही 4300 बचा। The following information is available for a sole trade at 31st December 2020. Goods taken by owner for use, opening inventory, closing inventory, purchases, returns, debit balance, credit balance. अब आजकल उस तरह भी टेस्ट कर रहे हैं कि वो डिस्काउंट्स को, रिटर्न्स को जैसे सिंपली डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लिख देता है। तो कंट्रोल अकाउंट्स मैंने अपने चैनल में कवर किया है, उसके आप लोग कॉन्सेप्ट डिस्कशन वीडियो भी देख सकते हैं। तो जो क्रेडिट बैलेंस है वो परचेज रिटर्न का होता है, और इवन मैंने एक कॉन्ट्रा अकाउंट्स की भी अपनी कॉन्सेप्ट डिस्कशन वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने परचेज रिटर्न पे बात की थी। तो वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं कि परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए ऑब्वियसली परचेज रिटर्न रेलेवेंट होगा, और ये जो डेबिट बैलेंस है ये सेल्स रिटर्न के लिए होता है। ये भी मैं वीडियोस पे ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो सेल्स रिटर्न देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स में नहीं एडजस्ट होता, वो रेवेन्यू में से माइनस होता है। तो अभी हमने कुछ चीज़ें असेस कर लिया, अब हम कॉस्ट ऑफ सेल सीधा सीधा निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 है, फिर परचेजेस 75,000 है, उस पर से परचेज रिटर्न माइनस होगा, और उस पर से गुड्स की ड्राइंग भी माइनस होगी, और उस पर से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होगी। तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है 68,000। विच आइटम विल ओनली अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एमसीक्यू में नहीं करना क्योंकि ये पार्टनरशिप चेंजेस का है, क्योंकि प्रॉफिट और रिवेलेशन, ट्रांसफर्स और गुडविल एंड एग्रीडेशन ये सब उसकी पार्टनरशिप चेंजेस की एडजस्टमेंट है। A sole trader made a has a draft profit for the year of 47,500. No entries have been made in respect of the following.
A machine had been sold for 4,000. It had a net book value of 3,500. तो उसने करेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर पूछा. सबसे इजी एडजस्टमेंट यही है. नेट बुक वैल्यू 3,500 है, 4,000 का सेल हो गया तो 500 का गेन ऑन डिस्पोजल है. तो ये ऑब्वियसली इसमें ऐड होगा. At the end of year, trade receivables were 5,600 more than the previous year. However, irrecoverable debt of 360 had not been written off. The trader maintains a provision for doubtful debt of 5%. तो देखिए, अगर आपकी ट्रेड रिसीवर्स की परसेंटेज सेम है अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट की या पीएफडी की, और ट्रेड रिसीवर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो दैट इंडिकेट्स एन इंक्रीज इन प्रोविजन. लेकिन मसला क्या है कि उसने इरिकवरेबल डेट माइनस नहीं किया. तो ये इरिकवरेबल डेट ऑब्वियसली इस प्रॉफिट को भी डिक्रीज करेगा, तो हम एडजस्ट करेंगे. और यहाँ अगर मैं 5,600 में से 360 माइनस करूं तो 5,240 आ जाएगा. अब इस पे मैं प्रोविजन चार्ज करूंगा. और जिसको ये है कि पहले हम इरिकवरेबल डेट एडजस्ट करते, प्रोविजन चार्ज कराने से पहले, अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट चार्ज करने से पहले. और ये टॉपिक भी मैंने अपने चैनल में कवर किया हुआ है, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो. अब 5,240 पे मैं 5% लगा दूंगा, तो ये गया 262. तो 47,500 प्लस 500 माइनस 360 माइनस 262, तो ये गया 47,378. A sole trader has trade receivables of 21,650 at the start of the year. During the year, irregular debts of 450 written off. Cash received from customers was 42,670. At the year end, the statement of financial position showed trade receivables of 25,745 after deducting a provision for doubtful debt of 5%. What were the sales for the year? तो उस पर अगर हम SLC या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट बना ले तो उससे हमारी सेल्स आ जाएंगी. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है, ये आफ्टर डिडक्टिंग अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट दिया हुआ है. और जो हमारा एसएलसी का ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस होता है, वो बिफोर प्रोविजन या बिफोर अलाउंस होता है. फिर उस फाइनल क्लोजिंग बैलेंस में हम अलाउंस चार्ज करते हैं, और फिर वो एसएफपी में माइनस हो जाती है ट्रेड रिसीवेबल में से. तो पहले मुझे बिफोर अलाउंस से बिफोर प्रोविजन ट्रेड रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालना होगा. तो अगर देखें 25,745 5% प्रोविजन माइनस करने के बाद है, तो इजंट इट 25,745 जो है 95% है. तो 25,745 को अगर मैं 95% से डिवाइड कर दूं, तो ट्रेड रिसीवर्स बिफोर अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट आ जाएंगे. तो टी आर बिफोर ए आई डी 27,100. अब मैं एक सिंपल एक रफ टी आर अकाउंट बना लूंगा और जिंदगी आसान कर लूंगा अपनी. तो सी डी है 27,100, 42670, इररिकवरेबल डेट 450, और ओपनिंग बैलेंस है 21,650. तो 450 प्लस 42670 प्लस 27,100, तो ये हो जाएगा 70,220. और 70,220 में से मैं 21,650 माइनस कर दूंगा, तो सेल्स है 48,570. एल एम एन एम और पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. अच्छा, ये भी रिटायरमेंट का एमसीक्यू, पार्टनरशिप चेंजेस का एमसीक्यू, तो हम इसको ओमिट करेंगे.
Charles and Daphne are in partnership sharing profit and losses in the ratio 2:1. Their fixed capital account balances were this and this. They changed the terms of the partnership on 1 January 2020 to introduce interest on capital at the rate of 10% per annum. What effect does this change had on Charlie's total share of profit for the year ended December 2020? तो मैंने मार्च 21 पे जो एमसीक्यू किया था जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ऐसा सिनेरियो दिया था, इस बार देखिए इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। तो अगर कोई वहां मार्च 21 का एमसीक्यू रट लेगा और एग्जैक्टली वैसे यहाँ करने की कोशिश करेगा तो वो वही एमसीक्यू शायद ही सही कर पाए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रॉफिट पे डिफरेंट इफेक्ट होता है, वेयर एस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डिफरेंट इफेक्ट होता है प्रॉफिट्स पे। पहली चीज तो देखिए इसमें ये कि चार्ली का जो 20,000 कैपिटल है उस पे इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा 10%। तो 2000 से तो फॉर श्योर इसका टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन अगर आप देखें तो 2000 या आंसर ही नहीं है, इसका मतलब कुछ और इफेक्ट भी है। अब देखिए समझने वाली बात ये कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये प्रॉफिट में से माइनस होता है, क्योंकि पार्टनर्स को अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्रीज होता है तो इसके प्रॉफिट डिक्रीज होता है। तो अब हमने 2020 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो दिस इज गोइंग टू रिड्यूस आवर रेसिडुअल प्रॉफिट। और ये हम दोनों के कैपिटल में एक साथ ही निकाल लेते, दोनों का कंबाइंड कैपिटल 33,000 रहेगा, उसका 10% जो है वो 3300 है, और इतने से ही रेसिडुअल प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तो अब जो रेसिडुअल प्रॉफिट में डिक्रीज आ रहा है उसमें से भी कुछ शेयर होगा चार्ली का। चार्लीज डिक्लाइन इन शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 3300 का 2/3। तो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल की वजह से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 2200 से डिक्रीज होगा। तो 2000 से उसका टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, लेकिन 2200 से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तो नेट बेसिस पे अगर हम देखें तो ओवरऑल 200 का डिक्रीज है। What will be debited in the appropriation account of a partnership? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होती है, क्रेडिट होती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज एक्सपेंस, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अच्छा, गुडविल रिटर्न ऑफ गुडविल नहीं आती, गुडविल रेलिवेंट नहीं है इसके लिए, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गुडविल नहीं आती, तो सी तो वैसे ही आंसर नहीं होगा। अच्छा, सैलरी देखा जाए तो वो माइनस हो रही होती है, तो एक तरह से डेबिट ही होती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। A company made a rights issue of ordinary shares at a premium. How will this be treated in the financial statements? As an equity in the statement of financial position, as a movement in the, बिल्कुल equity पे तौर पे आता है, as a movement in SOC, SOC में बिल्कुल इसके एडजस्ट पर हम शो करते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी तो नहीं है, इक्विटी है। तो ये डी कट हो गया, सी कट हो गया, ए और बी में से दोनों वैलिड पॉइंट से 1 और 2, आंसर ए होगा। तो MCQ 17, the statement of profit or loss for X Limited for 2020 showed an incorrect profit figure because 10,000 of goods had been counted twice when closing inventory was valued. The incorrect inventory value was carried forward as the opening inventory for 2021. In February 2021, the directors paid a dividend equal to 40% of the profit for 2020.
तो सबसे पहले देखिए, अगर पहले तो ये समझ लेते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से प्रॉफिट के साथ हुआ क्या होगा। देखिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर इंक्रीज होती है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स उससे डिक्रीज हो जाती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इसका मतलब 2020 का प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है। और प्रॉफिट अगर ओवर स्टेटेड है 2020 का, तो इवन रिटेन अर्निंग्स भी 2020 का जो सीडी है वो ओवर स्टेट हुआ होगा। अब इसने 2020 का जो प्रॉफिट है उसका 40% डिविडेंड दिया 2021 में। तो अगर 2020 का प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है तो इसका डिविडेंड भी ओवर स्टेट हुआ है। तो अफेक्ट ऑफ एरर देख के कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो हमें डिविडेंड कैलकुलेट कर लेना चाहिए क्योंकि सबसे इजी वही है। तो अगर प्रॉफिट 10,000 से ओवर स्टेटेड है, उसी का ओ जो जितने से प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है उसी का उसी उसी में हम डिविडेंड की परसेंटेज लगा देंगे। तो ये 4,000 है। तो इसका डिविडेंड जो है वो ओवर स्टेटेड है। तो डिक्रीज वाले ए और बी तो आंसर बिल्कुल नहीं होंगे। अब सी या डी में से आंसर है। अब उसने रिटेन अर्निंग का जो अफेक्ट पूछा है ना, वो 2020 नहीं 2021 का जो रिटेन अर्निंग्स है उस पर अफेक्ट पूछा है। तो ये इसका चैलेंजिंग एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एमसीक्यूज ऑफ दिस पेपर। अब सबसे पहले देखें, ये जो 2020 की क्लोजिंग है ये ओपनिंग इन्वेंट्री बनी 2021 की। तो ओपनिंग इन्वेंट्री अगर 2021 की ओवर स्टेटेड है तो इससे कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर स्टेट होगी, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड होती है। और इसकी वजह से प्रॉफिट जो है 2021 का वो अंडर स्टेट होगा। और उसी की वजह से रिटेन अर्निंग जो 2021 का क्लोजिंग बैलेंस है वो भी अंडर स्टेट होगा। और इसके अलावा ये जो हमने एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया इसका भी इफेक्ट होगा 2021 की रिटेन अर्निंग्स पे। तो डिविडेंड अगर ज़्यादा है तो रिटेन अर्निंग का जो 2021 का सीडी है वो डिक्रीज होगा। और एक और इशू ये भी है कि रिटेन अर्निंग जो 2020 का क्लोजिंग बैलेंस है वो 2021 का ओपनिंग बनेगा। तो रिटेन अर्निंग 2021 का जो ब्रॉड फॉरवर्ड है वो ओवर स्टेटेड है। अगर वो ओवर स्टेटेड है तो उससे फिर रिटेन अर्निंग 2021 का जो सीडी है वो ओवर स्टेट होगा, क्योंकि इसने अफेक्ट ऑफ एरर पूछा है, अफेक्ट ऑफ करेक्टिंग द एरर नहीं पूछा है। तो रिटेन अर्निंग पे देखें, एक तो ये कि हमारा प्रॉफिट अंडर स्टेटेड है 10,000 से। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर ज़्यादा है। इसके अलावा आर ई ब्रॉड फॉरवर्ड अगर ओवर स्टेटेड है तो उसकी वजह से रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस ओवर स्टेट होगा। और इसके अलावा डिविडेंड से डिक्रीज हो रहा है। तो आप देखिए, जो ओपनिंग इन्वेंट्री का एरर है, क्योंकि उससे रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस ओवर स्टेट हो रहा है और उसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो अंडर स्टेट होगा। तो ये जो इन्वेंट्री का इफेक्ट है ये 2021 में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ जो रिटेन अर्निंग पे अफेक्ट आएगा वो डिविडेंड्स का आएगा। तो ओवरऑल से 4,000 का डिक्रीज है। तो ये एमसीक्यू है जिस पे थोड़ी सी डीप थिंकिंग रिक्वायर्ड है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। A company has the following items in its statement of financial position: ordinary shares of 0.5 each, retained earnings, long-term bank loan. The company then issues 100,000 shares, bonus shares of 0.5 each. What is the total equity after the issue? देखिए, पहले तो इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस निकाल ले। तो ये शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग्स ऐड हो जाएगा। तो ये है 1350। इसी को आपको आंसर के तौर पे चूज कर लेना चाहिए, क्योंकि बोनस इशू का टोटल इक्विटी पे जीरो इफेक्ट होता है। लेकिन हो सकता है इतना डायरेक्ट आप में से सर्टेन स्टूडेंट्स करना प्रेफर ना करें। उससे अपनी तसल्ली करना चाहिए कि बोनस इशू के बाद ही इक्विटी की
टोटल इक्विटी क्या होगी। तो मैं कैलकुलेशन के अगर हम एडजस्ट करें भी तो भी आंसर 1,350,000 ही आएगा। ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए इसके लिए मुझे पहले नंबर ऑफ शेयर्स ब्रॉट फॉरवर्ड निकालने पड़ेंगे। उसके लिए सिंपली मैं 900,000 को डिवाइड कर दूंगा 0.5 से। तो ये हो गया 1800,000 या 1.8 मिलियन। अच्छा, बोनस इशू की तो हम वैल्यू निकाल लेंगे अब डायरेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स की भी कोई जरूरत नहीं है। बोनस इशू होता ही पार वैल्यू पे। तो बोनस इशू की वैल्यू जो 50,000 है। अब इससे देखिए आपका जो ऑर्डनरी शेयर कैपिटल है वो तो इंक्रीज होगा। तो 900 पे मैं 50,000 ऐड कर दूंगा, तो ये 950,000 हो जाएगा। और रिटेन अर्निंग में क्योंकि अभी शेयर प्रीमियम है नहीं, तो उसका सारा और कोई रिजर्व दिया हुआ नहीं है, तो बोनस इशू सारा रिटेन अर्निंग से मैनेज करना पड़ेगा। तो 450 माइनस 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 400,000। अब देखिए अगर मैं 950 को और 400 को एंटर करूं, वही 1350 आ रहा है। तो अगर आप डायरेक्ट इस बात को समझ सकते हो तो अपना टाइम बचा सकते हैं। और तसल्ली करने का शौक है तो आप तो इस तरह वर्किंग करके अपनी तसल्ली कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। Which ratios are usually calculated to measure the efficiency of a business? करंट रेशियो लिक्विडिटी है, ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी है, और 3 और 4 एफिशिएंसी रेशियोज है, इन्वेंट्री टर्नओवर और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अ लिमिटेड कंपनी एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। ये माइनर डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं। ऑर्डिनरी शेयर ऑफ डॉलर वन ईच, रिटेन अर्निंग्स इंक्लूडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर 94,500। इसका मतलब रिटेन अर्निंग का बैलेंस शीट ही है। और ईयर एंड में अगर हम आरओसी निकाल ले तो यही मैटर करेगा। 8% डिबेंचर 2028, नॉन करंट लाइबिलिटी है इसका मतलब ये। बैंक ओवरड्राफ्ट, व्हाट इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आरओसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। फॉर्मूला रेशो को भी रेशियोज मैंने कवर किया नहीं अपने चैनल में। इक्विटी प्लस एनसीएल। अच्छा, अब प्रॉफिट फॉर ऑपरेशंस आप लोग देख सकते हैं कि उसने नहीं दिया। और अभी भी मैंने देखा अक्सर बेस्टर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर रहे होते हैं कि वो प्रॉफिट फॉर द ईयर को ही लेके बैठ जाते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस यूज होता है बिकॉज द रिटर्न आरओसी shows the return on investment for both owners as well as the lenders। तो दोनों को जो प्रॉफिट बिलोंग करता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है। प्रॉफिट फॉर द ईयर जस्ट बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स और द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दैट्स व्हाई। तो 20 देखे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में से। देखिए टैक्स की तो कोई बात नहीं कर रहा, अब इसमें से हमने इंटरेस्ट माइनस किया होगा, तो भाई मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया होगा जो उसने दिया हुआ है 94,500। इंटरेस्ट के लिए इस डिबेंचर के अलावा कुछ बताया हुआ नहीं, और ओवरड्राफ्ट के इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोल नहीं रहा। इसका मतलब ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट नहीं है। तो हम 100,000 का अगर मैं 8% निकाल लूँ तो 8,000 जो फाइनेंस कॉस्ट आएगी। 94,500 में मैं 8,000 ऐड करूंगा तो मेरा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लेते हैं। इसमें आपका 400 ऐड हो जाएगा, आपका रिटेन अर्निंग का बैलेंस शीट ही आएगा। और फिर डिबेंचर्स, ओवरड्राफ्ट जो है वो करंट लाइबिलिटी इसलिए वो नहीं आएगा। तो ये है 750,000। तो ये हो जाएगा 1,02,500।
What is the step cost? It contains both fixed and variable elements. ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है. इट इज फिक्स फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट देन इंक्रीजेस. ये हो सकता है, लेकिन ऐसे एमसीक्यू में हमेशा बेहतर है कि दूसरे चॉइसेस भी पहले रीड कर लिया करें. फिक्स फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट, नो चेंजेस इन लॉन्ग रन. इट इज वेरिएबल फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट. वेरिएबल तो वेरिएबल कॉस्ट होती है फिर, तो ये तो बिल्कुल ही पुअर चॉइस है. तो ये ज्यादा एक्यूरेट है कि आउटपुट लेवल तो कांस्टेंट रहता है, उसके बाद आउटपुट लेवल अगर इंक्रीज हो, फॉर इंस्टेंस जैसे बिजनेस की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से बिजनेस को जो है वो फिर न्यू बेटर लोकेशन में मूव ऑन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका रेंट इंक्रीज हो सकता है. ये थोड़े स्टूपिड एमसीक्यू होते हैं, ये सही हो जाए तो हो जाए, वरना कोई इतना मसला नहीं, क्योंकि वो एग्जामिनर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देता नहीं है. मैंने इस पे फुटवेयर मैन्युफैक्चरर यूज चूज किया था, क्योंकि देखे जो मेल शूज फीमेल फीमेल शूज, चिल्ड्रन शूज, स्पोर्ट शूज, फिर वो सैंडल्स एक्सेट्रा. तो डिफरेंट टाइप ऑफ शूज, डिफरेंट फुटवेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ बैचेस में बनेंगे, डिफरेंट बैचेस में बनेंगे. और रिटेलर और होलसेलर तो बिल्कुल चूज ना करें, क्योंकि जॉब बैच ऑफ फ्लो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर्स यूज करते हैं, क्योंकि ये तीनों मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है. ऑयल रिफाइनरी से एक सिंगल ऑयल को रिफाइन कर रहा है, तो बैचेस में काम नहीं होता इसके लिए, बल्कि फ्लो प्रोडक्शन यूज होती है. ये भी काफी इंटरेस्टिंग एमसीक्यू इसका. डिटेल्स ऑफ अ कंपनी फिक्स्ड ओवरहेड इन अ पीरियड वर एज फॉलोस. बजटेड लेबर आवर्स एक्चुअल टोटल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है ये. ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब फॉर द पीरियड वर 4000. व्हाट वाज द एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इनकट. नॉर्मली तो हमें ये ओवरहेड एब्जॉर्ब या अंडर एब्जॉर्ब निकालना होता है, ये एमसीक्यू सबसे ज्यादा कॉमन इसी चीज पे आता है. लेकिन यहाँ उसने एक्चुअली आपको रिवर्स में टेस्ट किए. ओवरहेड एब्जॉर्ब उसने आपको दे दिए, उसके बेसिस पे वो एक्सपेक्ट करे कि आप एक्चुअल ओवरहेड निकाल लें. सर्टेन स्टूडेंट्स को तो ओवर एब्जॉर्ब या अंडर एब्जॉर्ब कैलकुलेट करने में ही मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, तो ये तो उनके लिए ऑब्वियसली थोड़ा और चैलेंजिंग है. लेकिन मैंने ओवर टाइम ये भी देखा कि स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा बेटर ऑफ हो गए ओवर अंडर एब्जॉर्ब को कैलकुलेट करने में. तो इस पे थोड़ी रिवर्स पे सॉल्विंग करनी है. चलिए 23 शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेना चाहिए. बजटेड ओवरहेड 50,000 दिए हुए हैं, और बजटेड लेबर आवर्स 5,000 है, तो दैट इज $10. अब हम ओवरहेड एब्जॉर्ब निकाल सकते हैं. ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को हम एक्चुअल एक्टिविटी या एक्चुअल लेबर आवर से मल्टीप्लाई करा देंगे. तो ये हो गया 55,000. अब ओवरहेड एब्जॉर्ब और एक्चुअल के डिफरेंस से अदर वे अराउंड भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इजी होता है ओवर अंडर एब्जॉर्ब को समझना. तो इससे ओवर अंडर एब्जॉर्ब आ जाता है. तो ये 55,000 माइनस एक्चुअल, इसने ओवर एब्जॉर्ब दिया हुआ है 4,000 का. अब एक्चुअल निकालना है, तो ये 55,000 माइनस 4,000 हो जाएगा. तो एक्चुअल ओवरहेड्स 51,000 है. तो और अगर मैं 55 माइनस 51 करूं, तो ही 4,000 का ओवर एब्जॉर्ब आना पॉसिबल होगा. हाउ माइट एन अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स अराइज. अंडर एब्जॉर्प्शन ये होती है कि अगर ओवरहेड ओवरहेड एब्जॉर्ब जो है
वो एक्चुअल ओवरहेड से कम है, या एक्चुअल ओवरहेड जो है वो ओवरहेड एब्जॉर्ब से ज्यादा है। तो इसका मतलब ओवरहेड एब्जॉर्ब जो वो अंडर बजटेड है, जब भी ओवरहेड एब्जॉर्ब जो है एक्चुअल से कम होगा। तो जिसमें टू नहीं है वो तो आंसर ही नहीं है। अब सी और डी में से आंसर होगा। अब इसके अलावा दूसरा पॉसिबिलिटी वो ये दे रहे हैं कि प्रोडक्शन या तो बजटेड से कम है, या प्रोडक्शन एक्चुअल जो है बजटेड से ज्यादा है। तो उसमें देखिए एक चीज आप ये समझे कि ओवरहेड एब्जॉर्ब किस तरह आता है। ओ ए आर को एक्चुअल एक्टिविटी से करवाएंगे तो आ जाता है। अब देखिए अगर एक्चुअल प्रोडक्शन बजट से कम है, तो अगर इसका ना एक्चुअल एक्टिविटी जो है वो बजटेड से कम है, तो अगर मैं उससे ओ आर को मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ओवरहेड एब्जॉर्ब कम हो जाएगा। तो पे इस केस में यही चांस है कि ये एक्चुअल को एक्सीड नहीं कर पाएगा, रादर एक्चुअल ओवरहेड एक्सीड करेगा उसको, ओवरहेड एब्जॉर्ब को। तो एक्चुअल एक्टिविटी डिक्रीज होने की वजह से ओवरहेड एब्जॉर्ब डिक्रीज हो जाता है। ये कम होगा तो आपका ओवरहेड एब्जॉर्ब भी, और पॉसिबल रीजन है, इससे जरूरी नहीं कि अंडर एब्जॉर्ब हो, लेकिन ये अंडर एब्जॉर्ब होने के चांसेस को इंक्रीज करता है, तो हमें पॉसिबल रीजन ही चूज करना है। तो प्रोडक्शन वाज लेस देन बजटेड, तो 2 and 3। Which statements explain why it is important for a business to know the contribution per unit for its production? Helps in assessing the impact of a change in sales volume। हाँ, अगर जैसे सेल्स यूनिट चेंज हो रहे, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के जरिए ऑब्वियसली एडिशनल कंट्रीब्यूशन, एडिशनल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। या हम पहले नेट लेवल पे टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसको करंट से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल वैलिड है वो। जिसमें वन आंसर नहीं, वो उसको हम स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसी तरह देखिए आपका ए बच गया। मेक और बाय में बिल्कुल हेल्प करता है। हम अपनी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को कंपेयर कर लेते हैं परचेज कॉस्ट से। लॉन्ग टर्म डिसीजन इज शॉर्ट टर्म। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अ मंथ। सेल्स रेवेन्यू, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो? अब जिन्हें ये नहीं पता कि सी एस रेशियो क्या है, या उसको कुछ लैकिंग है, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मेरी मार्जिनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं जाके। अब देखिए यहाँ टोटल सारी वेरिएबल कॉस्ट और रेवेन्यू टोटल में दिया हुआ है। तो यहाँ जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा टोटल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। हम पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। 150 माइनस 45 माइनस 28 माइनस 7। तो मेरा कंट्रीब्यूशन है 70,000। अब मैं सी एस रेशो सुकून से निकाल सकता हूँ। तो मेरा कंट्रीब्यूशन सी एस रेशो आ रहा है 46.67%। A company is the following results: sales revenue, variable cost, fixed cost, profit. What is the margin of safety in dollars? ये भी फॉर्मूला में कॉन्सेप्ट डिस्कशन वीडियो है, और बाद में कोई जो पेपर सॉल्व किए भी है पास पेपर से, उस पर भी मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है। तो आई होप सो, तो वहां से आप लोग जाके आइडिया ले सकते हैं अगर ये क्लियर नहीं है तो। इसलिए मैं ऑब्वियसली फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। इसके लिए मेरे पास एक तो सेल्स रेवेन्यू होना चाहिए और ब्रेक इवन रेवेन्यू होना चाहिए। तो ब्रेक इवन रेवेन्यू में, अब ब्रेक इवन यूनिट सेलिंग प्राइस नॉर्मली स्टूडेंट्स यूज करते हैं, लेकिन उसके हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ डेटा नहीं है। तो अनदर फॉर्मूला फॉर मार्जिन ऑफ ब्रेक इवन रेवेन्यू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सी एस रेशियो। तो इसमें 27 में पहले मैं सी एस रेशियो निकालूंगा।
तो हो जाएगा 230 माइनस 92 डिवाइडेड बाई 230 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हो गया 60%। अब ब्रेक इवन डॉलर या रेवेन्यू या वैल्यू मैं आराम से कैलकुलेट कर लूंगा। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सी एस रेशियो। तो मेरा ब्रेक इवन रेवेन्यू है 100,000। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी डॉलर्स में निकालना है, तो सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन इन रेवेन्यू माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 130,000। A company has total fixed cost of 40,000. It manufactures and sells a single product for 25 per unit and has a CS ratio of 80%. How many units does it need to produce and sell to make a profit of 200,000? यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रिक्वायर्ड होता है, तो अभी हम निकाल लेंगे। तो देखिए सी एस रेशियो 0.8 है, 80% को अगर नंबर में चेंज कर ले तो वो आया होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो अब यहाँ देखिए अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है तो 25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.8 से। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है $20। अब मैं फॉर्मूला यूज कर लूंगा। तो मेरी फिक्स कॉस्ट है 400,000 और प्रॉफिट है टारगेट 200,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 20। तो ये है 30,000 यूनिट्स। अब trader makes and sells a single product. It has a selling price of 90 and a contribution per unit of 30. When 800 units are sold, the profit is 9,600. What is the profit if 1,000 units are produced and sold? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए जो करंट 800 यूनिट्स का प्रॉफिट है उस पे से उस पे फिक्स कॉस्ट भी तो कुछ होगी ना, और आउटपुट लेवल के साथ फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती ना, यहाँ कोई चेंज वो कम्युनिकेट कर रहा है। तो पहले हम करंट आउटपुट लेवल पे के जरिए फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन 30 इंटू 800, उसमें से मैंने फिक्स कॉस्ट माइनस की होगी, तो 9600 का प्रॉफिट आ गया होगा। ये 24,000 है, इसमें से 9600 माइनस होगा अगर मुझे फिक्स कॉस्ट निकालनी है। तो मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो 14,400 है। अब 1000 यूनिट्स पे आराम से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो 30 इंटू 1000 हम कर देंगे, तो उसमें से 14,400 माइनस कर देंगे। तो मेरा जो न्यू आउटपुट लेवल पे प्रॉफिट है वो 15,600 का है। ये एमसीक्यू में अटेम्प्ट करना नहीं है। अच्छा आप लोग खुद देख सकते हैं कि जो जून 21 का पेपर 11 है इसका लोवेस्ट थ्रेश होल्ड है, तो 19 पे वो आपको एक रेट दे रहा है। तो इसका ना स्टूडेंट्स को पेपर ही चैलेंजिंग लगा था। तो आई होप आप लोग को फर्दर एमसीक्यू कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, फर्दर अकाउंटिंग के भी एएस के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हुए होंगे। अल्लाह हाफिज।